क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा कि दक्षिण भारत के समुद्री तटों पर जो रेत सदियों से लहरों के साथ बह रही है, उसमें एक ऐसा राज छिपा है जो पूरे देश को अगले 100 सालों तक रोशन कर सकता है। सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। हम अक्सर ऊर्जा संकट, कोयले की कमी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की बातें सुनते रहते हैं, लेकिन आज हमारी इस गहरी पड़ताल का विषय एक ऐसा मील का पत्थर है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देने वाला है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। एकदम सही। तारीख है 6 अप्रैल 2026 और जगह है तमिलनाडु का कल्पक्कम। यही वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे हम PFBR कहते हैं, उसने अपनी फर्स्ट क्रिटिकलिटी हासिल की। मतलब आसान शब्दों में कहें तो इस विशाल मशीन के अंदर पहली बार एक स्वसंचालित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई। हाँ, तो परमाणु ऊर्जा विभाग और IGCR के आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित आज का हमारा मिशन यह समझना है कि कैसे भारत अपनी यूरेनियम की भारी कमी को थोरियम के जरिए एक सदी लंबी ऊर्जा प्रचुरता में बदल रहा है, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और सरल करते हैं। इस एक घटना ने भारत को रूस के बाद दुनिया का केवल दूसरा ऐसा देश बना दिया है जो व्यावसायिक स्तर पर एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चला रहा है। देखिए, इस उपलब्धि को सिर्फ एक विज्ञान के चमत्कार के तौर पर देखना इसके असली महत्व को बहुत कम करना होगा। तो आप इसे कैसे देखती हैं? ये दरअसल एक बहुत गहरी रणनीतिक चाल है। आज की दुनिया में जहां हर देश ऊर्जा के लिए किसी न किसी दूसरे देश पर निर्भर है, कल्पक्कम का ये रिएक्टर भारत की आज़ादी का एक नया अध्याय है। ये वो चाबी है जो हमें भविष्य में होने वाले किसी भी वैश्विक ऊर्जा संकट से हमेशा के लिए बचा सकती है। और ये चाबी खोजने की कहानी आज शुरू नहीं हुई है। PFBR के इस माइलस्टोन को सच में समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर 1950 के दशक में जाना होगा। होमी भाभा के दौर में। हाँ, जब भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एक बहुत ही अजीब लेकिन जीनियस विजन दुनिया के सामने रखा था। मैं सोच रहा था कि आखिर हमें इतने जटिल और बिल्कुल अलग तरह के रिएक्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का अपना भूगोल है। अच्छा, भूगोल कैसे? मैं समझाता हूँ। जब भारत ने परमाणु ऊर्जा की दुनिया में कदम रखा तो एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आई। पूरी दुनिया का केवल 1 से 2% यूरेनियम ही भारत के पास है। सिर्फ 1 से 2%? ये तो बहुत कम है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ इसी यूरेनियम के भरोसे रहते तो हमारा परमाणु कार्यक्रम कुछ ही दशकों में दम तोड़ देता। लेकिन प्रकृति ने यहाँ कमाल का संतुलन बनाया है। वो रेत वाला संतुलन। हाँ, वही। दुनिया का 25% से ज्यादा थोरियम भारत के तटों पर मौजूद है। खास तौर पर हमारे दक्षिणी और पूर्वी तटों की जो मोनोसाइट रेत है, उसमें थोरियम भरा पड़ा है। मतलब हमारे पास वो ईंधन नहीं है जिससे पूरी दुनिया अपने रिएक्टर चलाती है, लेकिन हमारे पास थोरियम का वो खजाना है जिसे जलाना बेहद मुश्किल है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। और इसीलिए भाभा जी ने वो मशहूर 3 चरणों वाला प्लान बनाया जिसे 3 स्टेज क्लोज्ड फ्यूल साइकिल कहते हैं। तो दस्तावेज बताते हैं कि स्टेज 1 में हमारे मौजूदा रिएक्टर आते हैं जिन्हें PHWR या प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। हाँ, जो कि आज भी देश में चल रहे हैं। ये रिएक्टर सीधे जमीन से निकले प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं, पर इसमें एक पेच है। बहुत बड़ा पेच है। हाँ। इस प्राकृतिक यूरेनियम में केवल 0.7% हिस्सा ही ऐसा होता है जो ऊर्जा देता है। इसे यूरेनियम 235 कहते हैं और बाकी का 99% से ज्यादा हिस्सा यूरेनियम 238 होता है जो सीधा बिजली नहीं बनाता। बिल्कुल, लेकिन रिएक्टर की भयानक गर्मी और रेडिएशन के बीच वो यूरेनियम 238 एक नए तत्व में बदल जाता है जिसे प्लूटोनियम 239 कहते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो प्लूटोनियम 239 बनता है, ये प्रकृति में कहीं और पहले से नहीं पाया जाता। अच्छा, तो ये रिएक्टर के अंदर ही बनता है? बिल्कुल, इससे रिएक्टर के अंदर पकाया जाता है और यहीं से हमारे स्टेज 2 की एंट्री होती है, जिसका हीरो कल्पक्कम का नया PFBR रिएक्टर है। सही कहा। ये PFBR रिएक्टर कोई नया प्राकृतिक यूरेनियम नहीं मांगता। इसके बजाय ये पहले स्टेज से निकले इसी प्लूटोनियम और कुछ यूरेनियम के मिश्रण का इस्तेमाल करता है, जिसे हम मॉक्स या मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन कहते हैं। हाँ, और इसका नाम ब्रीडर इसलिए है क्योंकि ये एक जादू करता है। ये रिएक्टर चलने पर जितनी ऊर्जा या ईंधन खर्च करता है, उससे कहीं ज्यादा नया ईंधन अपने अंदर पैदा कर लेता है। मतलब ईंधन को ब्रीड करता है। हाँ,
और इसी वजह से ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 60 गुना तक बढ़ जाती है। ये सच में किसी तिलिस्म से कम नहीं लगता। मैं इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रहा था। बताइए। मान लीजिए कि एक बड़े से लकड़ी के चूल्हे में लकड़ियां जलाई जा रही हैं, लकड़ियां जलकर राख बन गई। ये हमारा स्टेज 1 हो गया। ठीक है। फिर उस चूल्हे की बची हुई राख को इकट्ठा किया जाता है और एक ऐसी जादुई भट्टी में डाल दिया जाता है जो उस बेकार समझी जाने वाली राख को जलाकर 60 गुना ज्यादा गर्मी देने लगती है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और ये जादुई भट्टी हमारा स्टेज 2 है। और कमाल की बात यह है कि इस जादुई भट्टी की मदद से भविष्य में हम साधारण पत्थरों को भी ईंधन की तरह जला सकेंगे। और वे पत्थर हमारा थोरियम है जो स्टेज 3 में काम आएगा। बिल्कुल। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। इस ब्रीडिंग प्रक्रिया की वजह से ही हम हर 1 ग्राम यूरेनियम का पूरा रस निचोड़ लेते हैं। हम उससे सिर्फ एक बार जलाकर कचरे में नहीं फेंकते। बिल्कुल नहीं। पहले चरण का जो बाय प्रोडक्ट या कचरा है वो दूसरे चरण का प्रीमियम ईंधन बन जाता है। ये एक साइकिल है जो दशकों तक चलनी चाहिए, जब तक कि थोरियम रिएक्टरों के लिए काफी मटेरियल जमा ना हो जाए। एकदम सही। लेकिन एक बात है, कागज पर या थ्योरी में तो ये जादुई भट्टी बहुत कमाल की लगती है, पर इसे असल जिंदगी में हजारों टन लोहे और कंक्रीट से बनाया कैसे गया? ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। जब हम IGCAR की रिपोर्ट्स गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी असली नींव 1985 में शुरू हुए एक छोटे से रिएक्टर की दशकों की टेस्टिंग में छिपी है। हाँ, FBTR, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। उस छोटे से टेस्ट रिएक्टर की अहमियत को हम कम नहीं आंक सकते। वो तो केवल 40 मेगावाट का रिएक्टर था ना? हाँ, 40 मेगावाट थर्मल क्षमता का एक लूप टाइप रिएक्टर था, लेकिन उसने हमारे वैज्ञानिकों को वो कॉन्फिडेंस दिया जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती थी। ऐसा क्या खास था उसमें? अर्थ को अपने छोटे रिएक्टर से ज्यादा न्यूट्रॉन पैदा करने थे। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल अनोखे प्लूटोनियम रिच कार्बाइड ईंधन का आविष्कार किया और उसका सफल परीक्षण किया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रयोग इतना शानदार रहा कि इसने 165 गीगावाट डे प्रति टन का बर्नअप हासिल किया, वो भी बिना एक भी क्लैडिंग फेलियर के। हाँ, अब जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए इन भारी भरकम शब्दों का मतलब समझना थोड़ा जरूरी है। बिल्कुल सरल कर दीजिए इसे। क्लैडिंग वो पतली सी धातु की ट्यूब होती है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव ईंधन भरा होता है। अगर ये ट्यूब अंदर की भयानक गर्मी से फट जाए तो उसे क्लैडिंग फेलियर कहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, और बर्नअप का मतलब है कि आपने उस ईंधन की ट्यूब को फटने से पहले कितना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। जैसे एक नींबू को तब तक निचोड़ना जब तक उसकी आखिरी बूंद ना निकल जाए। उस नींबू को दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीके से निचोड़कर दिखा दिया। और इतना ही नहीं, उस टेस्ट रिएक्टर ने कैंसर के दर्द निवारक इलाज के लिए फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 89 जैसे बेहद जरूरी रेडियो आइसोटोप्स भी बनाए। अरे वाह! लेकिन अब जो नया PFBR बना है वो तो उस छोटे टेस्ट रिएक्टर की तुलना में एक विशालकाय दैत्य है। बिल्कुल, ये 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक की पावर देने वाला पूल टाइप डिजाइन है। इसमें मॉक्स के छर्रों या पैलेट्स का इस्तेमाल होता है। दस्तावेजों में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि ये पैलेट्स एन्युलर होते हैं, मतलब हर छोटे छर्रे के बिल्कुल बीच में एक छेद होता है, जैसे कोई डोनट हो। ये छेद कोई डिजाइन की गलती नहीं है, बल्कि ये बीच के तापमान को कम रखता है ताकि ईंधन पिघल ना जाए, और अंदर जो गैसें बनती हैं उन्हें बाहर निकलने की जगह भी देता है। और चूंकि ये एक पूल टाइप डिजाइन है तो इसका पूरा कोर, सारे प्राइमरी पंप और हीट एक्सचेंजर्स, सब कुछ एक ही बहुत बड़े और सुरक्षित स्टील के बर्तन में रखे होते हैं। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। और थोड़ा डराने वाली भी। डराने वाली क्यों? देखिए, दस्तावेजों के अनुसार इस पूरे रिएक्टर के अंदर जो भयानक गर्मी पैदा होती है उसे ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, तरल सोडियम यानी लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब रुकिए, हमने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में देखा था कि सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर पानी के संपर्क में आ जाए तो वो बहुत तेज धमाका करता है। बिल्कुल, तुरंत आग लग जाती है। तो क्या एक पूरे विशाल रिएक्टर को, जहां हजारों लीटर पानी भाप बन रहा हो, उसे लिक्विड सोडियम से भरना एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? मैं समझाती हूँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया था। अच्छा। लिक्विड सोडियम को कूलेंट के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि ये पानी से 100 गुना बेहतर तरीके से गर्मी को सोखता है और ट्रांसफर करता है। 100 गुना बेहतर? हाँ, पानी रिएक्टर के अंदर बहुत जल्दी उबलने लगता है, इसलिए पानी वाले रिएक्टरों में बहुत भारी दबाव या हाई प्रेशर बनाना पड़ता है।
ताकि पानी भाप न बने। और हाई प्रेशर पाइप फटने का खतरा हमेशा रहता है। बिल्कुल। लेकिन सोडियम 882 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका मतलब है कि PFBR रिएक्टर बिना किसी भारी दबाव के सामान्य प्रेशर पर भी बहुत उच्च तापमान पर काम कर सकता है। इससे प्रेशर फटने का रिस्क तो जीरो हो जाता है। बिल्कुल जीरो। लेकिन उस धमाके वाले डर का क्या? सोडियम और पानी का रिएक्शन तो अभी भी एक सच्चाई है ना? इसीलिए तो PFBR में इंटरमीडिएट सोडियम सर्किट नाम की एक पूरी नई प्रणाली बनाई गई है। ये एक शानदार डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रैटेजी है। ये कैसे काम करती है? इसे ऐसे समझें कि रिएक्टर के बिल्कुल अंदर जो सोडियम है, जो रेडियो एक्टिव हो चुका है, वो कभी पानी के पास नहीं जाता। अच्छा, वो अंदर ही रहता है। हाँ, वो अंदर ही रहता है और अपनी गर्मी एक दूसरे बिल्कुल अलग सोडियम सर्किट को दे देता है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। समझ गया। और फिर ये दूसरा सोडियम जाकर स्टीम जनरेटर में पानी को उबालकर भाप बनाता है। तो ये एक तरह की बीच की सुरक्षा दीवार हो गई। बिल्कुल। अगर कभी स्टीम जनरेटर में कोई पाइप लीक हो भी जाए और सोडियम पानी का रिएक्शन हो, तो वहां कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद ही नहीं होगा। सब कुछ प्लांट के बाहर ही सुरक्षित तरीके से हैंडल कर लिया जाएगा। एकदम सही। लिक्विड सोडियम का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल और इस तरह की पूरी तरह नई तकनीक का निर्माण, जिसे हम फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट कहते हैं, इसी वजह से ये दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया। और सच्चाई ये है कि इसी वजह से इसमें भारी देरी भी हुई। हाँ, PFBR का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था और योजना थी कि 2010 तक इसे ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। ये एक कड़वा सच है। इस प्रोजेक्ट को 16 साल की देरी का सामना करना पड़ा। 16 साल बहुत होते हैं। लेकिन जब आप दुनिया में पहली बार कोई ऐसी मशीन बना रहे हो जिसका कोई ब्लूप्रिंट आपके पास ना हो, तो ऐसी तकनीकी रुकावटें आना स्वाभाविक है। मैंने IGCAR की रिपोर्ट्स में एक घटना के बारे में पढ़ा जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं थी। आप IFTM वाली घटना की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। रिएक्टर के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा होता है इंक्लाइंड फ्यूल ट्रांसफर मशीन या IFTM। इसका काम है पुराने रेडियो एक्टिव ईंधन को बाहर निकालना और नया ईंधन डालना। अब हुआ ये कि इसकी एक रेल अपनी जगह से खिसक गई और समस्या ये थी कि ये रेल रिएक्टर के अंदर गर्म लिक्विड सोडियम के गहरे तालाब में डूबी हुई थी। और सोडियम बिल्कुल अपारदर्शी होता है। हाँ, आप उसमें पानी की तरह आर पार नहीं देख सकते। ये ऐसा था जैसे किसी बंद अंधेरे कमरे में उबलते हुए लिक्विड के अंदर बिना कुछ देखे मशीन को ठीक करना हो। ऐसे समय में ही असली इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है। कोई भी बाहरी देश हमारी मदद नहीं कर सकता था। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? भारतीय इंजीनियरों ने अंडर सोडियम अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स की तकनीक को खुद ही विकसित किया। कमाल है। उन्होंने ध्वनि तरंगों की मदद से उस खिसकी हुई रेल की सटीक लोकेशन का पता लगाया और फिर खास तरह के कस्टम टूल्स बनाकर बिना सोडियम को बाहर निकाले उस समस्या को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। ये हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन यहाँ एक बहुत तीखा सवाल उठता है जो शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आ रहा होगा। बताइए, क्या सवाल है? 16 साल की देरी, लागत जो शुरुआत में 3,492 करोड़ रुपए आंकी गई थी, वो बढ़कर 8,181 करोड़ रुपए हो गई। क्या सच में ये तकनीक इतने समय, इतनी मेहनत और जनता के इतने पैसे के लायक है? मैं समझ सकती हूँ ये सवाल क्यों उठ रहा है, लेकिन इसका जवाब रिएक्टर की अचूक सुरक्षा प्रणालियों में छिपा है। कैसे? अगर हम इस लागत को उस सुरक्षा और स्थिरता के तराजू पर तौले जो ये रिएक्टर देता है, तो तस्वीर साफ हो जाती है। इस PFBR रिएक्टर में एक खास सिस्टम लगा है जिसे SGDHR कहते हैं, यानी सेफ्टी ग्रेड डिके हीट रिमूवल सिस्टम। दस्तावेज बताते हैं कि ये सिस्टम बिना किसी बाहरी बिजली या जनरेटर के काम कर सकता है। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आपको फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना याद है? बिल्कुल। सुनामी की वजह से बैकअप जनरेटर फेल हो गए थे। बिल्कुल, जनरेटर फेल हुए और रिएक्टर ठंडा नहीं हो पाया। लेकिन PFBR में अगर पूरे प्लांट की बिजली चली जाए, सारे ऑपरेटर बाहर निकल आए, कोई भी पंप काम न करे, तो भी ये सुरक्षित रहेगा। बिना बिजली के कैसे? ये SGDHR सिस्टम प्राकृतिक हवा और सोडियम के अपने आप बहने के गुण की मदद से काम करता है, जिसे हम नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्टर की गर्मी को अपने आप हवा में छोड़ता रहेगा। एकदम सही। इसके अलावा इसमें रिएक्टर को तुरंत बंद करने के लिए 2 बिल्कुल अलग-अलग सिस्टम है। क्या करते हैं वो? एक ऑर्गन गैस के दबाव पर काम करता है और दूसरा सीधे लिक्विड सोडियम में गिरकर रिएक्टर को तुरंत रोक देता है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि फुकुशिमा जैसी स्थिति यहाँ तकनीकी रूप से असंभव है। 100% असंभव।
और ये रिएक्टर 24 घंटे 7 दिन बिना रुके चलने वाली पावर देता है, जिसे हम बेस लोड पावर कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है हमारे श्रोताओं के लिए। सोलर या विंड एनर्जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वे मौसम और सूरज की रोशनी पर निर्भर है। रात में या बिना हवा के वो काम नहीं करती। बिल्कुल, जब रात होती है या हवा नहीं चलती, तब भी बड़े बड़े कारखानों, अस्पतालों और शहरों को बिजली चाहिए होती है। उस पक्की बिजली को बेसल लोड पावर कहते हैं। और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसी बेस लोड पावर का सबसे साफ और सुरक्षित जरिया है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी साफ साफ बताती हैं कि इस स्टेज 2 रिएक्टर से जो बिजली मिलेगी वो पहले स्टेज के रिएक्टरों से लगभग 80% अधिक महंगी होगी। हाँ, शुरुआती लागत और संचालन थोड़ा महंगा है। इसके बावजूद भारत सरकार इसे सिर्फ मुनाफे या अर्थशास्त्र के नजरिए से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े रणनीतिक चश्मे से देख रही है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का मामला है। बिल्कुल। और इसी आत्मनिर्भरता को कागजों से जमीन पर उतारने के लिए भारत ने हाल ही में अपने पूरे कानूनी ढांचे को ही बदल कर रख दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। PFBR तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये हमें रूस यूक्रेन युद्ध जैसी भू राजनीतिक उथल-पुथल या सप्लाई चेन टूटने से बचाता है, लेकिन इस परमाणु क्षमता को 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाने के लिए 2025 में एक नया कानून लाया गया। शांति अधिनियम या शांति एक्ट 2025? हाँ, तो इस एक्ट ने क्या बदला? 2025 का ये शांति अधिनियम कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। इसमें 1962 के पुराने परमाणु ऊर्जा अधिनियम को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। 1962 का कानून तो बहुत पुराना था। हाँ, वो एक अलग दौर में बना था जब हर चीज सरकार के नियंत्रण में रखने की जरूरत थी, लेकिन आज की भारी ऊर्जा जरूरतों के लिए वो एक बड़ी अड़चन बन गया था। और एक और बड़ा सिरदर्द था 2010 का लायबिलिटी एक्ट, यानी जवाबदेही का कानून। हो, वो तो बहुत ही बड़ी समस्या थी। उस कानून के तहत अगर रिएक्टर में कोई भी दुर्घटना होती तो प्लांट बनाने वाली या छोटा सा भी पुर्जा सप्लाई करने वाली कंपनी पर असीमित जुर्माना लग सकता था। और इसी डर की वजह से दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी या सप्लायर भारत में काम ही नहीं करना चाहता था। मतलब कोई भी वेंडर एक छोटे से वॉल्व को बेचकर अरबों डॉलर का रिस्क क्यों लेगा, है ना? बिल्कुल, कोई क्यों अपनी कंपनी दांव पे लगाएगा? तो नई शांति एक्ट ने इस डर को कैसे दूर किया? मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि जैसे सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी के विकास के लिए एक बिल्कुल नया प्राइवेट एक्सप्रेसवे बना दिया है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इस एक्ट में भारत के इतिहास में पहली बार प्राइवेट सेक्टर और न्यूक्लियर सेक्टर में 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को अनुमति दी है। और सबसे अहम बात, इसने लायबिलिटी या जवाबदेही को एक स्पष्ट सीमा में बांध दिया है। हाँ, छोटे रिएक्टरों यानी SMR के लिए ये जवाबदेही 100 करोड़ रुपए तय की गई है और बड़े कमर्शियल रिएक्टरों के लिए 3000 करोड़ रुपए। इसके साथ ही बजट में 20,000 करोड़ रुपए का नया न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी लॉन्च किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनियों को पता है कि उनका अधिकतम रिस्क कितना है, जिससे वे बिना किसी डर के इस क्षेत्र में काम कर सकती हैं। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये समझना आवश्यक है कि इन कानूनों का उद्देश्य किसी विचारधारा का समर्थन करना नहीं है। विशुद्ध रूप से एक व्यावहारिक जरूरत है। हाँ, जब देश की पीक पावर डिमांड 240 गीगावाट के आंकड़े को पार कर रही हो, तो विदेशी तकनीक और निजी निवेश के बिना उस मांग को पूरा करना असंभव है। और इन नए निवेशों का असर सिर्फ दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में नहीं, बल्कि कलपक्कम के भविष्य के प्रोजेक्ट्स में साफ दिखने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि फ्यूल साइकिल अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। हाँ, जिस फ्यूल साइकिल की हमने शुरुआत में बात की थी, जी। वो तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि इस्तेमाल किए गए ईंधन को रिसाइकिल ना किया जाए। बिना रिसाइकिल किए ये पूरा फास्ट ब्रीडर प्रोग्राम एक अधूरी कहानी है। तो दस्तावेज बताते हैं कि कलपक्कम में ही एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बनाई जा रही है, जिसका नाम है FRFCF यानी फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी, जिसका निर्माण दिसंबर 2029 तक पूरा होने का लक्ष्य है। ये वो जगह होगी जहां रिएक्टर से निकले हुए इस्तेमाल किए गए मॉक्स ईंधन को वापस रिसाइकिल करके नया ईंधन बनाया जाएगा। लेकिन ये काम किसी सामान्य फैक्ट्री जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दुनिया के सबसे खतरनाक और जटिल कामों में से एक है। इतना खतरनाक क्यों है? इसका कारण ये है कि जब आप इस ईंधन को रिप्रोसेस करते हैं तो उसमें यूरेनियम 232 जैसे अत्यधिक खतरनाक रेडियो आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। अब ये यूरेनियम 232 क्या बला है? दरअसल यूरेनियम 232 अपने आप टूटकर थैलियम 208 नाम का एक बाय प्रोडक्ट बनाता है
और ये थैलियम 208 बहुत ही तेज हाई एनर्जी गामा रेडिएशन छोड़ता है। गामा रेडिएशन? यस। मतलब ये कोई आम रोशनी तो है नहीं? नहीं, ये एक अदृश्य और बेहद शक्तिशाली किरण है जो कंक्रीट की मोटी दीवारों को भी पार कर सकती है। ये इंसानी सेल्स को तुरंत नष्ट कर सकती है। तो फिर इसके अंदर इंसान काम कैसे करेंगे? इसीलिए तो इस फैसिलिटी के अंदर कोई इंसान काम नहीं करेगा। अच्छा। इसे चलाने के लिए सबसे आधुनिक रोबोटिक्स और रिमोट हैंडलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सब कुछ मशीनों के जरिए भारी लीड और कंक्रीट की शील्डिंग के पीछे से किया जाएगा। और एक ही जगह पर रिएक्टर और रीप्रोसेसिंग प्लांट होने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आपको उस भयानक रेडियोएक्टिव मटेरियल को ट्रकों या ट्रेनों में भरकर पूरे देश में घुमाना नहीं पड़ता। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट का पूरा रिस्क वहीं खत्म हो जाता है। कल्पक्कम के इस पीएफबीआर और रीप्रोसेसिंग प्लांट के बाद बारी आएगी एफबीआर 600 की, जो कि भारत का अगला कमर्शियल रिएक्टर होगा। हाँ, पीएफबीआर को बनाने में जो 16 साल की मेहनत लगी और गलतियों से जो सबक मिले, उनकी वजह से इस नए एफबीआर 600 के डिजाइन को बहुत सुधार दिया गया है। इतना सुधार दिया गया है कि इसके निर्माण में 25% कम खर्च आएगा। और ये सिर्फ 6 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। कल्पक्कम में ही ऐसे 2 रिएक्टर एक साथ बनाए जाएंगे ताकि बुनियादी ढांचे को साझा किया जा सके। और ये सब कुछ हमें उस अंतिम लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है जो 2050 के बाद शुरू होगा। स्टेज 3, यानी पूरी तरह से थोरियम का उपयोग। हमारा असली लक्ष्य। लेकिन एक सवाल जो इस पूरी कहानी को सुनते हुए बार बार मेरे मन में आता है, स्टेज 3 में जो थोरियम इस्तेमाल होगा उसके बारे में कहा जाता है कि वो रिएक्टर के अंदर एक ब्लैंकेट या आवरण की तरह रखा जाएगा और फिर वो जादुई रूप से यूरेनियम 233 नाम के बेहतरीन ईंधन में बदल जाएगा। ये सच में रसायन विज्ञान के किसी तिलिस्म जैसा लगता है। क्या वास्तव में रेत से निकले थोरियम को बिजली में बदलना इतना आसान है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका वैज्ञानिक उत्तर ये है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करता है? देखिए, थोरियम अपने आप में जलने लायक ईंधन यानी फिसाइल मटेरियल नहीं है, ये एक फर्टाइल सामग्री है। फर्टाइल का मतलब? जिसका मतलब है कि इसमें ईंधन बनने की क्षमता तो है, लेकिन ये खुद नहीं जलेगा। इसे यूरेनियम 233 में बदलने के लिए इसके ऊपर फास्ट न्यूट्रॉन की लगातार और बहुत तेज बौछार करनी पड़ती है। मतलब उसे बाहर से एक बहुत बड़ा धक्का चाहिए। बिल्कुल। और वो धक्का या वे न्यूट्रॉन कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? वे आएंगे हमारे स्टेज 2 के रिएक्टरों से। इसीलिए हम सीधे स्टेज 3 पर छलांग नहीं लगा सकते। अब समझ में आया। हमें पहले पीएफबीआर और आने वाले एफबीआर 600 रिएक्टरों को दशकों तक चलाना होगा। जब ये रिएक्टर चलेंगे तो वे अपने अंदर थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलते रहेंगे। और जब हमारे पास इस नए यूरेनियम 233 का एक बहुत बड़ा भंडार जमा हो जाएगा, केवल तभी हम अपने पहले विशुद्ध थोरियम रिएक्टर को चालू कर पाएंगे। और तभी हम असली थोरियम युग में प्रवेश करेंगे। तो अगर इस पूरी गहरी पड़ताल को एक जगह समेटें, तो 6 अप्रैल 2026 की ये सफलता कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये डॉक्टर भाभा की 7 दशकों की दूरदर्शी योजना, अनगिनत गुमनाम वैज्ञानिकों के धैर्य और भारतीय इंजीनियरिंग की एक बहुत ही शानदार जीत है, जो कि 2070 के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कदम है। क्योंकि भविष्य में जब हमारी अर्थव्यवस्था और बड़ी होगी तो हमारी ग्रिड को भारी मात्रा में स्थिर बिजली चाहिए होगी। तब ये फास्ट ब्रीडर तकनीक ही वो नींव बनेगी जो पूरे देश को निरंतर और क्लीन ऊर्जा प्रदान करेगी। तो आज की इस गहरी पड़ताल को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमने आज विज्ञान, तकनीक और कानूनों की खूब बात की, लेकिन जरा विचार करें, अगर आने वाले कुछ दशकों में भारत थोरियम के पूर्ण उपयोग में सच में महारत हासिल कर लेता है,
एक ऐसी स्थिति जहां हमें दुनिया के किसी भी देश से एक बूंद तेल या 1 ग्राम यूरेनियम आयात करने की कोई आवश्यकता ही न रहे। ऊर्जा के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता। बिल्कुल। आज पूरी दुनिया की राजनीति तेल और गैस के इर्द गिर्द घूमती है। जब ऊर्जा किसी देश की कूटनीति या सौदेबाजी का मोहरा नहीं रहेगी, जब भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरह अजेय हो जाएगा, तो वैश्विक भू राजनीति और दुनिया के शक्ति संतुलन में कितना बड़ा भूचाल आएगा, ये सच में सोचने वाली बात है। यह निश्चित रूप से आने वाले कल की विश्व व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर रख देने वाला विचार है। और इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और विज्ञान की नई गहराइयों को खंगा